हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मक्कर क्लासेस। आई एम वेरी मक्कर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। आज अपन लोग थर्ड पार्ट देखने वाले चैप्टर 2 आर यू रेडी ना? चैप्टर 2 के थर्ड पार्ट देखने के लिए आज अपन लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में देखने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक केस स्टडी बताऊँगी। मैम केस स्टडी? हाँ बच्चों, मैं आज आपको केस स्टडी बताने वाली हूँ अमूल की। अमूल वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इतना बड़ा ब्रांड मिल्क का, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है क्या मैम? हाँ, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके आंसर सिर्फ हाँ 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 है। अपन अमूल देखने वाले, और मैं गारंटी देती हूँ अगर आपको ये केस स्टडी अपने ढंग से समझ ली ना, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ भी फीचर्स हो या मैरिज और डिमैरिज सबको चुटकी में बन जाएंगे और मुझे को समझाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मूव ऑन टू द केस स्टडी ऑफ अमूल। चलो अपन चालू करते हैं अमूल की केस स्टडी। अमूल की केस स्टडी अपन चालू करते हैं 1942 और 1943 की बात है। बहुत पुरानी बात है। एक आनंद शहर था गुजरात में, वहाँ से दूध सप्लाई होता था मुंबई बोलते थे उस टाइम पे। वो वहाँ पर पॉल्सन एक ब्रिटिश कंपनी थी और बहुत बड़ी वाली मिल्क सप्लायर वाली कंपनी थी। उसको इंडिया में हैड करते थे वहाँ पे पेस्तुंजी एडल्जी ने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था कि आनंद के लोगों को सारा का सारा दूध इनको ही पॉल्सन कंपनी को सप्लाई करना करेगा, और वो उनसे बहुत सस्ते दाम में दूध ले लेता था और बहुत महंगे दाम में दूध बेचता था और बीच में बहुत अच्छी मोटी वाली कमीशन खाता था। कुछ भी फायदा नहीं होता था। फार्मर्स लोग बहुत एक्सप्लॉइटेड फील करते थे। फार्मर्स लोग बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। क्यों रोते थे वो लोग? बहुत उदास क्यों थे वो लोग? वो इसलिए उदास थे क्योंकि उनको हक का पैसा नहीं मिल रहा था और कभी कभी उनके प्रोडक्ट को यूँ ही रिजेक्ट कर दिया जाता था और बोल दिया जाता था तुम्हारा गुड्स अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और यूँ ही फालतू का रिजेक्ट कर देते थे। उस गुड्स के बदले में, उस मिल्क के बदले में उनको कुछ भी रुपए नहीं देते थे। वो रोते रोते किसके पास गए? रोते रोते वो गए, अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स बताई उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल जी को बताई उन्होंने सारी प्रॉब्लम। उन्होंने बोला कि अगर तुम पिस्टन जैसी कंपनी से बचना चाहते हो तो आप खुद को प्रोक्योर करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, मार्केट करना पड़ेगा, और ये सब काम आप कैसे कर सकते? बाय फॉर्मिंग ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्योंकि ये काम अकेले नहीं कर सकते, तुम सब मिलके फार्मर्स लोग एकजुट होकर एक ग्रुप बनाओ, कोऑपरेटिव बनाओ, और उससे तुम खुद ही प्रोक्योर करो, सप्लाई करो, मार्केट करो। इसमें तुम्हारी मदद कौन करेगा? उनके ही पार्टी के लीडर मदद करेंगे। उनकी पार्टी के लीडर मोरारजी देसाई जी ने उनकी मदद करी। मोरारजी देसाई ने बोला कि बनाओ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और तुम्हारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को हेड कौन करेगा? हेड करेंगे त्रिभुवन दास जी पटेल। इन्होंने मदद करी, हेड करी कोऑपरेटिव सोसाइटी को। उन्होंने गांव-गांव जाके अनाउंसमेंट करा, आओ फार्मर्स, आओ मेरे साथ जुड़ जाओ और एक बनाते हैं अपन एक देश में बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो तुम अपन ये पॉल्सन जैसी कंपनी को अपन यूं ही खत्म कर डालेंगे। फार्मर्स लोगों ने इकट्ठे हुए, उन्होंने बोला हाँ हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। उन लोगों ने एक नाम रखा कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 1943-1946 की बात थी। उन्होंने सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी ने टुक डिसीजंस। क्या डिसीजंस ली? उन्होंने बोला कि आज से अपन कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेंगे, पॉल्सन वाली कंपनी को कुछ भी दूध नहीं देंगे। उखाड़ लो, जाओ उखाड़ना, हम तो कुछ भी दूध नहीं देने वाले तुम लोगों को। और कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद प्रोवाइड करेगी मिल्क मुंबई में जाकर, ताकि जो बीच में मोटा कमीशन जो पॉल्सन कंपनी खाती थी वो नहीं खा पाए। तो ये सब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसमें उस टाइम तक इंडिया को इंडिपेंडेंस भी मिल चुकी थी और गवर्नमेंट ने भी उनकी मदद करी। गवर्नमेंट ने कैसे मदद करी? उनको डेयरी प्रोवाइड करी। गवर्नमेंट ने उनको डेयरी दी क्योंकि उनके पास उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, तो इससे डेयरी मिलके गवर्नमेंट की उनकी बहुत मदद मिली गवर्नमेंट से। उन्होंने हाथ मिलाया किससे? उन्होंने हाथ मिलाया वर्गीस कुरियन से। वर्गीस कुरियन एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे। उन्होंने विदेश से जाके पढ़ाई करी थी। चाहते तो वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं करा। उनको डेयरी में ही उनका कुछ एक्सपीरियंस था। वही एक्सपीरियंस उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रांड लाया मार्केट में और एक दूध वाली इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। उन्होंने 3 मॉडल स्टेज करा। सबसे पहले प्रोक्योर करेंगे फार्मर से दूध को, सारा का सारा प्रोक्योर करेंगे, और मिल्क प्रोक्योर करने के बाद उसको प्रोसेस करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, पैकेट बनाएंगे दूध का, और ये सब काम हुआ, और फिर इसको लोड करके कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा। 3 मॉडल्स में उन्होंने डिसाइड करा। हर जगह
इसके कारण क्या हुआ, वाइट रिवॉल्यूशन आ गया देश में, या श्वेत क्रांति आ गई पूरे देश में। हाँ, इंडिया आज एक दूध में इतना हाईएस्ट सप्लाई वाला दूध बन चुका था। कहाँ, फिर उन्होंने सोचा कि अब कायरा कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ा ओल्ड फैशन नेम हो गया, क्योंकि अपने को एक अच्छा फैशनेबल नेम भी चाहिए। तो उन्होंने बहुत लोगों से डिस्कस करा कि क्या नाम रखें, तो बहुत लोगों ने बोला अमूल्य नाम रखते हैं, और उससे उन्होंने निकाला अमूल नाम। अमूल का नाम होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल नाम आया आनंद मिल्क ऑफ इंडिया। कहाँ एक अमूल ने कहाँ अपने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इंडिया एक डेफिसिट कंट्री थी 1950 में मिल्क डेफिसिट कंट्री थी। इंडिया में मिल्क इंपोर्ट होता था। कैन यू इमेजिन दैट कि हम लोग को मिल्क इंपोर्ट करने की हालत पड़ जाएगी। यही हालत थी 1950 में इंडिया की। कहाँ आज अपन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री बन चुके हैं मिल्क के, इवन वी एक्सपोर्ट द मिल्क। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया अमूल ने अपने देश को, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 300 लीटर्स दूध सप्लाई होता था 1947 में, आज 2017 में 3 करोड़ लीटर्स। फार्मर्स लोग बहुत ज़्यादा रईस हो गए, उन लोगों ने 10-15 बफेलोस पाल ली, और आज अमूल जितना भी प्रॉफिट कमाता था सबसे ज़्यादा प्रॉफिट फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करता था। इससे अपने को कोऑपरेटिव सोसाइटी का कितना फ़ायदा मिलता है मेंबर्स लोगों को। और नाउ अमूल इज़ द नंबर 1 ब्रांड ऑफ द इंडिया। इससे तुमको केस स्टडी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, तुमको मीनिंग समझाऊंगी, फीचर समझाऊंगी, मेरिट्स डिमेरिट्स सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हारे लिंक होंगे इस केस स्टडी से। तो ये केस स्टडी समझाना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको मजा आया होगा अमूल की केस स्टडी में। चलो अपन मूव करते हैं अब मीनिंग में, क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलो अपन मूव करते हैं मीनिंग्स पे। अब आपको अमूल की केस स्टडी पूरी याद है ना। अब देखते क्या आता है। वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स वर्किंग टुगेदर। अपन ने देखा था अमूल में सब लोगों ने मिलकर, सारे गांव वालों ने मिलकर सब कुछ काम करा था, वर्क करते टुगेदर विद अ कॉमन पर्पस। उनका कॉमन पर्पस क्या था, उनको पॉल्सन जैसी कंपनी को दूध सप्लाई नहीं करना, हम खुद सप्लाई करेंगे दूध को, ये उनका कॉमन पर्पस था। वैसे ही सब डेयरी फार्मर्स वालों ने मिलकर कायरा कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया था। तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट पॉइंट इजिली समझ में आ रहा है, वर्किंग टुगेदर विद अ कॉमन पर्पस। और फिर द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद अ मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, उन्होंने क्या करा था, त्रिभुवनदास जी पटेल ने गांव-गांव जाके अनाउंसमेंट करा था, आओ आओ मेरे साथ जुड़ जाओ इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो यहाँ पे किसी को फोर्स करा था क्या, उन्होंने नहीं करा था। जिसको आना है आओ, नहीं आना तो नहीं, अच्छी बात है, हम नहीं आए, खुद का सप्लाई करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको वॉलंटरी, जिसको आना है आओ, तो वॉलंटरी मतलब स्वेच्छता से आपकी इच्छा हो तो आओ, नहीं इच्छा तो मत आइए। तो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे अपन सब फार्मर्स का वेलफेयर के लिए मोटिव था पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वही अपन देखते हैं। थर्ड क्या पॉइंट है, दे आर ड्रिवन बाय द नीड। यहाँ पे उनको एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था मिडिल मैन से, उसको हटाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी। अपन ने देखा था पॉल्सन जैसी कंपनी क्या कर रही थी, एक्सप्लॉइट कर रही थी फार्मर्स को। तो यही वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रही थी, उनको कुछ पैसा ही नहीं तो मोटी सी कमीशन लेके खुद बैठ जाता था पॉल्सन। तो वही एक्सप्लॉयटेशन से, मिडिल मैन से बचने के लिए अमूल में अपन ने देखा था। पूरी आपको समझ में आ रहे होंगे सारे पॉइंट्स। और इसमें फोर्थ पॉइंट क्या है, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिकम ए मेक ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है मैम, हमें बताइए। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में। समझ में आया आपको इतना। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंपल इनफ एंड द मोस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट, हाँ इसमें 10 मेंबर होना कंपलसरी, कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 10 एडल्ट पर्सन, एडल्ट मतलब 18 साल से ऊपर के पर्सन होने चाहिए सोसाइटी। 2-3 लोगों से कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बन जाती, टोटल 10 लोग होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तभी जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। और कैपिटल कौन देता है, कैपिटल मेंबर्स लोग प्रोवाइड्स करते हैं। इसमें कैपिटल जो मेंबर्स लोग होंगे थोड़ा बहुत अपनी कैपिटल लेके आएंगे, फिर गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है, तो इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरी बनती है। और फिर उसके बाद एक लीगल एंटिटी है, ये जैसे मैंने बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाती है 1912 में। अब मैम ये लीगल एंटिटी समझ में नहीं आया। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स के नाम पे काम नहीं करी, जैसे सपोज कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 मेंबर्स के नाम है, राम श्याम XYZ समथिंग नंबर है, तो एक्स के नाम से काम नहीं करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपन अमूल में देखा था ना, कायरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे तो कायरा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अलग ही पर्सन बन गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब उसको मेंबर्स के नाम की जरूरत नहीं है, कौन है आपके मेंबर, कोई नहीं पूछेगा आपके मेंबर्स कौन है, आपके नाम से चलेगा। एक जैसे रिलायंस है, रिलायंस अपने नाम से चलता है, ना कि मुकेश अंबानी के नाम से। कुछ भी रिलायंस के नाम पे साइन होता है, ना कि मुकेश अंबानी जी के साइन होते हैं। तो वैसे अब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अब लीगल एंटिटी बन चुकी है। आई थिंक सबको मीनिंग पूरी समझ आ गई होगी। अपन अब मूव करते हैं फीचर्स पे। फीचर्स क्या होते हैं, अपना फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, अपने
फीचर्स में वॉलंटरी मेंबरशिप अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे आने के लिए, मेंबरशिप लेने के लिए आप कोई भी आ सकता है। जैसे उसमें अपन ने कैरा कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा था, कोई भी आ सकता है। यहाँ पे कोई रिलीजन, कास्ट, जेंडर नहीं पूछा था जब कैरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, अरे तुम कौन से कास्ट को, बताओ तुम ये कौन से कास्ट को, वही आएगा। ये जेंडर कास्ट के हिसाब से उसमें नहीं आए थे, कोई भी आ गया था उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, वॉलंटरी है, और जब भी आना है आओ, जब भी जाना है जाओ। पर आपको, हाँ ऐसा नहीं आप कभी भी उठ के चले जाओगे, आपको एक नोटिस, एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मेलिटी पूरी करो। एक तरीका होता है ना किसी भी तरीके को कुछ करने का, तो आप एक सर्व करो नोटिस कि हाँ हम इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहते हैं, फिर बोला एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आप टाटा बाय बाय करके निकल जाना। तो ये वॉलंटरी मेंबरशिप होती है। ये अपने को फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड ये लिमिटेड लाइबिलिटी, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, एक और बार बता देती हूँ। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि जितना आपकी कैपिटल है, जितना आपने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करा है, उतने तक ही आपकी लाइबिलिटी रहेगी। उससे ज़्यादा ना आपसे कोई मांग सकता है ना कुछ कर सकता है। तो मेंबर्स जो होते हैं, जो फार्मर्स जो मेंबर्स बने थे, उनकी लाइबिलिटी कैसे रहेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी। उनने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा उतना ही उनका हक, उतना ही की लाइबिलिटी आ सकती है, उससे ज़्यादा ना कभी कुछ मांग सकता है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेप्ट हो जाता है, उधारी हो जाती है, तो कहीं से भी लेके आए, पर मेंबर्स से नहीं मांग सकते वो लोग। तो ये अपन देखते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कंट्रोल कौन करता है, जैसे मैंने बताया था त्रिभुवनदास जी पटेल अमूल में उन्होंने पूरा हेड करा था। तो ये मैनेजिंग कमेटी होती है। तो मैनेजिंग कमेटी कौन कलेक्ट करता है, मेंबर्स लोग डिसाइड करते हैं कि इसको वोट देते हैं कि हाँ ये हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स होंगे। क्योंकि इतनी बड़ी, सोचो अब अमूल को इतनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, आज कितने उसके हर जगह आपको अमूल, आपके घर के उधर भी अमूल है। ऐसी कौन सी सिटी है इंडिया में जहाँ पर अमूल के प्रोडक्ट्स है, तो उसको कुछ मैनेज करने के लिए भी तो कुछ होगा ना। तो वही एक मैनेजिंग कमेटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो उस टाइम पे किसने हेड करा, त्रिभुवनदास जी पटेल ने। तो ये उनकी पूरी मैनेजिंग, उन्होंने एक मैनेजर्स लाए थे, उन सबको इलेक्ट किसने करा था, मेंबर्स ने। तो इससे अपने को क्या दिखता है, एक डेमोक्रेसी। अपने इंडिया में कैसा होता है, कोई भी पार्टी आती तो वो कैसे आती, इलेक्ट करके आती। तो ये अपने इंडिया में कौन सी, क्या बोला जाता है, डेमोक्रेसी है इंडिया में। तो वैसे एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर दिखता है अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेंबर्स सिलेक्ट करते हैं एक मैनेजिंग कमेटी को, वो पूरा मैनेज करती है पूरी सोसाइटी को। इसका अपन एग्जाम्पल देख चुके हैं अमूल में। फिर उसके बाद लीगल स्टेटस भी बता चुकी है मीनिंग में। इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। उसके बाद से वो एक खुद की एक सेपरेट आइडेंटिटी हो जाएगी। अब उसको मेंबर्स की कोई जरूरत नहीं कुछ भी परचेस करने के लिए। चलो आज मैं एसेट परचेस कर रही हूँ, इस मशीनरी को परचेस कर रही हूँ, क्या वो मेंबर्स के नाम पे परचेस करेगी, नहीं, बोलेगी कैरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से ही एसेट परचेस करा। आज से उसकी खुद की एक इमेज होगी, वो एक अलग ही इंसान मानी जाएगी। मेंबर्स जाए अलग, वो खुद जाएगी अलग। तो मेंबर्स अलग कहलाएंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग आएगी। तो लीगल स्टेटस मिल जाएगा और लीगल एंटिटी बन जाएगी वो। और ये अपने को समझ में आ गया। अब उसके बाद लास्ट क्या, सर्विस मोटिव। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए फॉर्म होती है, सर्विस देना मेंबर्स को। अपन ने अमूल में भी देखा था, किसके लिए, फार्मर्स लोगों को सर्विस देना। जो मेंबर्स थे उनकी सर्विस मोटिव, मेंबर्स की सर्विस देना। और जितना भी प्रॉफिट कमाया था अमूल सब चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने फार्मर्स लोगों को, सब कुछ बांट देता है, मेंबर्स लोगों को बांट देता है। तो ये किस मोटिव पर काम करती है, सर्विस मोटिव पर काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हेन सरप्लस इज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स मेंबर एज डिवाइडेड इन कन्फॉर्मिटी विद द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी। जो बायलॉज मतलब रूल्स, हर एक सोसाइटी में कुछ रूल्स है। आपके स्कूल में भी कुछ रूल्स होते होंगे ना, तो कुछ भी हर एक कंपनी के अपने रूल्स होते हैं, उसको बायलॉज बोलते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी रूल्स होते होंगे, उस हिसाब से मेंबर्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। और फार्मर्स लोग बहुत खुश है, रियली बोलो ना, अमूल में बहुत खुश है। कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये अपने देख ले। और एज यूजुअल मैं आपको मेमोरी टेक्निक बताती हूँ। इसकी मेमोरी टेक्निक क्या हो जाएगी, VLC मीडिया प्लेयर तो आपके हर एक लैपटॉप में होगा। तो VLC मीडिया प्लेयर का लीगल स्टेटस है सर्विस देना, सर्विस ही दे रहा है ना आपको वीडियो चलाकर। तो VLC मीडिया प्लेयर क्या मोटिव है, सर्विस देना। लीगल स्टेटस क्या है, सर्विस देना। तो VLC, V फॉर वॉलंटरी मेंबरशिप, L फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी। आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए और मेमोरी टेक्निक भी बता दिया साथ में। आपको पूरा काम निपट रहा है यहाँ पर। कंट्रोल, लीगल स्टेटस, इस बात पर सब्सक्राइब भी कर दो यार, थोड़ा मेरे को मोटिवेट कर दो, इतनी मेहनत कर रही हूँ तुम्हारे लिए। और फिर लीगल स्टेटस इतना तो बनता है यार, लीगल स्टेटस और सर्विस मोटिव। आपको फीचर्स पूरे समझ में आ गए। मूव करते हैं अपन मैरिट्स पे। मैरिज में फर्स्ट पॉइंट क्या है, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। अपन क्या देखते हैं, वहाँ पे एक पर्सन होता है, उसको एक वोट रहता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं जितने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी उसका उतना वोटिंग राइट होएगा। आप एक डेमोक्रेसी में देखेंगे, अपन जब वोट देने जाते हैं तो एक इंसान का कितना वोट होता है, एक ही होता है ना। वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर कोई डिसीजन लेना है, कुछ लेना है, तो हर एक मेंबर का एक वोट है। जैसे मैनेजिंग कमेटी बनाना, तो उसमें मैंने बताया था ना वोट लेना पड़ता है। तो हर एक मेंबर का एक वोट रहेगा। ऐसा नहीं होगा जिसने, अगर सपोज मैं एक मेंबर हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे अमूल के
कह रहा है कॉपरेटिव सोसाइटी मेंबर हूँ मैं और मैंने बहुत ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, तो ऐसा नहीं होगा मुझे बहुत ज़्यादा वोट मिल जाएगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वोट मिलेगा। 1 पर्सन 1 वोट गवर्न द कॉपरेटिव सोसाइटी इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट। ये मैंने पॉइंट बता दिया। बाय द मेंबर ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू इक्वल वोटिंग राइट, उसको इक्वल वोटिंग राइट मिलता है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। लिमिटेड लाइबिलिटी, सेकंड लिमिटेड लाइबिलिटी में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मीनिंग में फीचर्स में सब बता चुकी हूँ। वही फीचर्स की पॉइंट होते हैं मैरिट्स और डिमेरिट्स में। तो ये पर्सन जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसे होती है, लिमिटेड होती है। जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर डूब जाए मर जाए उससे कुछ मतलब नहीं, मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड रहेगी। जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होगी। स्टेबल एग्जिस्टेंस, स्टेबल एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर डेथ, बैंक्रप्सी, इंसैनिटी कुछ भी हो जाए मेंबर्स को तो बंद हो जाता है ना, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। एक मेंबर की सपोज डेथ हो गया या वो दिवालिया निकल गया, वो पागल हो गया मेंबर, तो वो चला जाएगा पर उसकी जगह दूसरा मेंबर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करना बंद कर देगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, उसकी स्टेबल एग्जिस्टेंस है, वो सालों साल चलती रहेगी। उसके मेंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेंबर आना जाना, रहो तो अच्छी, आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम, जाओ तो भीड़ कम। तो वही पॉलिसी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या, इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इकोनॉमी इन ऑपरेशन पे वो दिखता है, क्योंकि क्यों दिखता है यहाँ पे मिडिल मैन गायब हो जाता है। अपन ने देखा था मिडिल मैन पॉल्सन जैसी कंपनी गायब हो गया तो कितना सस्ता पड़ा था उनको और बहुत किफ़ायती दाम में पड़ता है, और सारा का जो प्रॉफिट रहता है वो खुद का ले लेते हैं, मतलब सारा प्रॉफिट उनका हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मिडिल मैन की कमीशन चल जाती है और मेम्बर्स लोग अपनी स्वच्छता से, अपने खुद दिल से सब काम करते, सर्विस मोटिव से काम करते, उसके लिए कुछ पैसा चार्ज नहीं करते। तो मेम्बर्स जनरली ऑनरली सर्विस देते सोसाइटी को, दे फोकस ऑन एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन को। तो इकोनॉमी इन ऑपरेशन मतलब बहुत सस्ता है एक ऑपरेशन करने में। और सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट देती है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अपन एग्जांपल में देखा भी था, डेयरी प्रोवाइड कर दी थी गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, और सब बहुत सारे बेनिफिट्स देती है गवर्नमेंट ने। वहाँ पे डेयरी प्रोवाइड करी थी अमूल को। वैसे ही बहुत सारे आपको टैक्सेस में बेनिफिट देखिए, ATP डिडक्शन होता है, अगर आपको टैक्सेस में पता हो तो ATP में डिडक्शन देती है गवर्नमेंट, बोलती है आप टैक्स ही मत दो। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, सब्सिडी में देती है, लो इंटरेस्ट रेट देती है। ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे फायदे देती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और लास्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन, बहुत आसान है बनाना। 10 लोग लेके आ जाओ, मेजर मेंबर, याद रखना मेजर, बच्चे लोगों को मत लेके आ जाना, 18 साल के ऊपर वाले बच्चे होने चाहिए। तो माइनर मेंबर नहीं होना चाहिए, 10 मिनिमम मेंबर होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन करा लो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2012 में, 1912 में, तो आपके बन जाएगा ये। सिंपल मैरिज खत्म होता है अपने मैरिज, अपन मूव करते हैं अब डीमैरिट्स पर। अपन अब मूव करते हैं लिमिटेशन पर। लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब मैंने बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 से ज़्यादा लोग रहते हैं, 10 मिनिमम लोग रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा? क्या आपका और आपके फ्रेंड का विचार हमेशा सेम रहता है? नहीं रहता है। को कभी कभी तो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में आपको क्या लगता है कि हर एक इंसान का विचार सेम रहेगा? नहीं रहेगा। और ऊपर से कोई अपना पर्सनल बेनिफिट देखने का नहीं सोचेगा, अरे ये प्रोडक्ट तो तू हमारे चाचा जी के शॉप पे से खरीदो ये प्रोडक्ट, तो यार हम क्यों खरीदते तेरे चाचा जी के शॉप से, यार हम क्यों खरीदे, हम कहीं और से हमको सस्ता मिल रहा है तो हम वहीं से खरीदेंगे। अरे नहीं, तेरे को खरीदना पड़ेगा, मेरे चाचा जी की शॉप से खरीदना पड़ेगा। तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ सकता है यहाँ पे कि इंटरनल क्वारल अराइज एज रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट्स, लोगों के बीच में क्वारल हो जाएगा क्योंकि दूसरों के विचार ही मिल नहीं रहे, मेरे डिफरेंस इन डिसीजन मेकिंग। पर्सनल इंटरेस्ट, मैंने बताया था पर्सनल इंटरेस्ट आ सकता है, डोमिनेट द वेलफेयर मोटिव, जो मेरा मोटिव है वेलफेयर देना सोसाइटी का, उससे ऊपर जा सकता है मेरा पर्सनल मोटिव कि हाँ मेरी दुकान से मेरे चाचा जी की दुकान से ही खरीदना। तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अमूल को छोड़कर, हाँ ठीक है वहाँ पे उनको मिल गए थे वर्गीस, डॉक्टर वर्गीस मिल गए थे, पर क्या हर जगह आपको लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में अच्छे लोग मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है मेंबर्स के बीच में से ही मैनेजिंग कमेटी बनती है, पर हर बार ऐसा नहीं होएगा कि आपको एक अच्छा मैनेजर मिलेगा। तो उसके लिए अगर अच्छा मैनेजर चाहिए तो आपको अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी। डॉक्टर वर्गीस को ऐसा नहीं था कि मुझे हाई सैलरी चाहिए थी, उनको ऐसा था कि नहीं उनको काम करना, उनको डेयरी प्रोडक्ट में एक्सपीरियंस भी था। तो हर जगह ऐसा नहीं होगा कि अमूल जैसा एग्जाम्पल लग जाए आप पे। बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा होता है और रियलिटी में ऐसे ही होता है कि अब वहाँ पर इतने, क्योंकि मैनेजर्स मेंबर्स सिलेक्ट करते हैं, मेंबर्स एक मैनेजिंग कमेटी को, और वो मेंबर्स में से ही सिलेक्ट होते हैं और उनमें इतनी प्रोफेशनल कैपेसिटी नहीं होगी, इतने हाई क्वालिफाइड नहीं होंगे, तो इससे क्या होगा, इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट रहता है। और फिर थर्ड क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पे कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करता है? मेंबर्स लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे उनको कैपिटल इतनी कम है तो उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और किसी में इंटरेस्ट भी क्यों होगा, क्या फ़ायदा मिलेगा मैं ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करूँगा? एक तो सबसे बड़ा क्या है कि
वोट तो मुझे इक्वल दे रहे हो, सबसे बड़ा क्या अपन ने क्या पढ़ा था, जितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर एक मेंबर को एक वोट मिलेगा। तो मैं जितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करूँ तो मेरे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरे को तो वोट तो एक ही मिलेगा किसी भी डिसीजन लेने में। तो एक किसी में भी अगर आप भी हो तो अगर आप जितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको एक ही वोट मिलेगा, तो आपका मन करेगा काम करेगा नहीं, मैं तो जितनी मैं भी थोड़ी सी भी दे दूंगा तो मतलब तो एक वोट तो मुझे मिल ही जाएगा ना। लो रेट ऑफ डिविडेंड, और यहाँ पे जितना उन्होंने कैपिटल उसको उतना रिटर्न इतना नहीं मिल पाता। ऑफर्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एक्टेड अट्रैक्टिंग द मेंबरशिप, तो इसका मतलब अट्रैक्ट नहीं हो पाते ज़्यादा इन्वेस्ट करने में, तो लिमिटेड रिसोर्सेज रहता है। और फिर अपना गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट अपन से कितने सारे एडवांटेज दे रही है, टैक्स में छूट दे रही है, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट कोई काम फ्री फोकट में करेगी? नहीं, गवर्नमेंट उसके बदले आपकी क्या बोलेगी, ऑडिट करवाओ चार्टर्ड अकाउंटेंट से, रिपोर्ट सबमिट करो। हाँ, ऑडिट करवाना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और ये सब बहुत सारे कंट्रोल्स लगाएगी गवर्नमेंट, आपके इंटरफेयर करती रहेगी हर चीज़ में, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा, तो आपको फ्रीडम नहीं रहेगी आपके पास। तो ये अपन देखते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है। और लास्ट में क्या, लैक ऑफ सिक्रेसी। अब 10 लोगों के बीच में आप सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो, क्या आप एक अपने दोस्त को कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं तो क्या कितनी देर लगती है पहुंचने में, सब लोगों को पहुंचने में कितनी कम देर लगती है, आराम से वायरल हो जाती है कोई भी इन्फॉर्मेशन। अगर आपने एक दूसरे, अरे प्लीज़ बताना मत किसी को भी, आराम से वायरल हो जाएगी ये बात आपकी। तो अगर किसी को बोल दिया कि नहीं बताना और आपने 200 बता दिया तो आराम से किसी और को पहुँचे। यहाँ पर तो 10 लोग बैठे हुए हैं और मिनिमम 10 लोग है, 10 से ज़्यादा लोग होते हैं, आराम से सब लोगों को अपनी कोई सीक्रेट ही नहीं रहेगा, हर लोगों को पता होगा कि मेरे उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या काम चल रहा है। तो बहुत सीक्रेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, ये अपने डिमेरिट्स हो जाता है। और उसके मेमोरी टेक्निक क्या आएगी, दिल पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है ताकि लैक ऑफ सिक्रेसी ना हो, दिल पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है ताकि लैक ऑफ सिक्रेसी क्या हो। दिल मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लिमिटेड रिसोर्सेज। दिल पर किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है ताकि लैक ऑफ सिक्रेसी ना हो। यहाँ पे अपने पूरे खत्म होते हैं फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड दिस इज विनी मक्कर signing off. Keep smiling. Bye bye.